कौन है? कौन है? कौन हो तुम? देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम पर मंत्र फूंक दूंगा। मुझे बहुत सारे मंत्र याद हैं। हाँ, सामने आओ। इस तरह से मुझे डराकर तुम्हें क्या मिलेगा? हे भगवान, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। बहुत समय पहले की बात है। शीतलपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लोहार टूटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था। रामू अपने बनाए हुए औजार बेचने के लिए कड़ी धूप में दर दर भटकता था और उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करता था। आज तो औजार की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई है। मैं कब से इस कड़ी धूप में इन्हीं लेकर घूम रहा हूँ। क्या मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई है? रामू निराश होकर नदी किनारे बैठ जाता है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा रामू? घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब मैं घर जाकर माँ से क्या कहूँगा? अभी रामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अमरूद के पेड़ पर पड़ती है। अरे, इस पेड़ पर तो कितने सारे अमरूद निकले हुए हैं। ऐसा करता हूँ, आज अमरूद लेकर घर जाता हूँ। आज इन्हें खाकर गुजारा हो जाएगा, कल की कल देखेंगे। रामू पेड़ से अमरूद तोड़कर अपने साथ अपने घर ले जाता है। बेटा रामू, तू आ गया? तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। हाँ, क्या बताऊं माँ, आज एक भी औजार नहीं बिका, इसीलिए देर हो गई। मैंने बहुत कोशिश की औजार बेचने की, पर किसी ने भी औजार नहीं खरीदे। फिर मुझे ये अमरूद दिख गए तो मैं इन्हें तोड़कर ले आया। लो माँ, तुम भी खा लो, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब रामू और उसकी माँ दोनों अमरूद खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन रामू की माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? तुम ठीक तो हो ना? अरे ये क्या, तुम्हें तो तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। रामू तेज धूप में औजार बेचने की बहुत कोशिश करता है और उसके औजार नहीं बिकते। रामू हमेशा की तरह नदी किनारे बैठकर खुद से बातें करता है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाय, मेरी ये कैसी किस्मत है कि मैं अपनी माँ तक को नहीं बचा पा रहा हूँ। मेरा सब कुछ मेरी माँ के लिए ही है। उनके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। अभी रामू खुद से ये सब कह ही रहा था, तभी उसे पानी के पास वाला पुल हिलता हुआ दिखाई देता है। अरे, ये पुल तो हिल रहा है। अगर ये गिर गया तो लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होगी। एक काम करता हूँ, इसकी मरम्मत कर देता हूँ। रामू अब काफी देर तक पुल की मरम्मत करता है और पुल ठीक कर देता है। हाँ, अब ये पुल बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ये नहीं गिरेगा। रामू, अब घर वापस चल, माँ को तेरी जरूरत है। रामू अब जैसे ही कदम वापसी की ओर बढ़ता है, वैसे ही उसे पुल पर पड़े हुए कुछ सिक्के मिलते हैं। अरे, ये सिक्के किसके हैं? अरे, कोई है यहाँ? किसके सिक्के यहाँ पर गिर गए हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब इन सिक्कों का मैं क्या करूं? क्या ये सिक्के मुझे ऊपर वाले ने दिए हैं? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने मेरी माँ के इलाज के लिए ये सिक्के दिए हैं। ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। रामू उन सिक्कों से अपनी माँ का इलाज करवाता है और कुछ दिनों में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है।
एक दिन सुबह के समय। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने मेरी माँ को ठीक कर दिया। चलो माँ, अब मैं औजार बेचने जाता हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। रामू के औजार पुराने हो चुके थे, इसलिए उनको हर कोई खरीदने से मना कर रहा था। अब मैं क्या करूँ? इन औजारों में तो जंग लग चुके हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरे नए औजार बना सकूं। ये औजार तो एकदम खराब हो चुके हैं। अब मैं इन्हें खुद भी नहीं बेचूंगा। रामू चलते चलते उसी नदी के पुल से गुजरता है। तभी उसे पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। अरे, ये पानी में कैसी हलचल है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं पानी में कोई भयानक जीव तो नहीं है? रामू डर के वहां से भाग जाता है। अगली सुबह। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना मैं नए औजार नहीं बना पाऊंगा। एक काम करता हूँ, जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता हूँ। उनसे मिले पैसों से मैं औजार बना लूंगा। अब रामू उस पुल के पास से आज फिर गुजरता है। ये आज यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लगता है सूरज देवता आज बादलों में छुप गए हैं। हाँ, चल भाई रामू, तू जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, तुझे जंगल जाना है। अब रामू जंगल चला जाता है और लकड़ियां काट कर उन्हें बेच देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। लकड़ियां काटने से तो मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन लकड़ियां काटने में बहुत मेहनत लगती है। कुछ दिन और लकड़ियां काट कर गुजारा कर लेता हूँ, फिर उन पैसों से औजार बना कर बेचूंगा। रामू यहाँ सोचते हुए फिर से उसी पुल से गुजरता है। अरे, जंगल में तो शाम थी, यहाँ इतनी रोशनी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी दोपहर हो। रामू को हर बार पुल के पास अजीब अजीब सी घटनाएं होती हुई दिखाई देने लगती है। मुझे तो यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो, मैं जल्दी से घर चला जाता हूँ। रामू भागते हुए अपने घर चला जाता है। अगली सुबह। माँ, वो नदी के पास जो पुराना पुल है ना, वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी तेज रोशनी तो कभी काली रात। मुझे वहाँ से गुजरते हुए बड़ा डर लगता है। अरे बेटा, ये सब मौसम का असर होगा। तू खामखा डरता है। तू एक मर्द है और मर्द डरा नहीं करते। हाँ माँ, तुम शायद ठीक कह रही हो। चलो, अब मैं काम पे जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इस बार पुल से गुजरते हुए रामू को पुल पर बिखरे पत्ते दिखाई देते हैं और वापसी में सूखे पत्तों से पुल ढका होता है। ये सब क्या हो रहा है? इस पुल पर रोज कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है। कहीं यहाँ किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं है? मुझे तो अब डर सा लगने लगा है। मैं अब इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैं अपना रास्ता ही बदल लूंगा। हाँ। अगले दिन से रामू अपना रास्ता बदल देता है। हाँ, अब मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। मेरे लिए ये रास्ता ठीक है। दूसरे रास्ते पर पहाड़ों के पत्थर से रास्ता ढका होता है। अरे, ये क्या? ये रास्ता तो बंद है। लगता है पहाड़ों का पत्थर टूट कर गिर गया है। चल भाई रामू, तेरे नसीब में वही रास्ता है। चल, अब हिम्मत कर और गुजर उसी पुल से। ये भूत जैसा कुछ नहीं होता है, और अगर हुआ भी तो
मुझे बहुत सारे मंत्र याद हैं और मेरे पास रुद्राक्ष की माला भी तो है। रामू अब हार मानकर डरता हुआ उसी पुल से गुजरता है। तभी पानी में एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और पानी से कुछ बाहर आता है। छन, छन, कौन है? कौन है? कौन हो तुम? देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम पर मंत्र फूंक दूंगा। मुझे बहुत सारे मंत्र याद हैं। हाँ, सामने आओ। इस तरह से मुझे डराकर तुम्हें क्या मिलेगा? हे भगवान, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। रामू के सामने अब एक जल परी आती है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं एक जल परी हूँ। मैं बाढ़ में समुद्र से बहकर यहाँ आ गई हूँ। मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ से आने जाने वालों को डराती हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया। तुम एक जलपरी हो? हमारे इस छोटे से गांव में जलपरी होगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रामू, तुम मुझे भले इंसान लगे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम समुद्र में जाने में मेरी मदद करो। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं तुम्हारी मदद बिना किसी लालच के करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। समुद्र का रास्ता कौन सी नदी से होकर किस दिशा से जाता है, ये सब पता करने में समय लगेगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ दिनों में रामू जलपरी को गांव वालों की नजरों से बचाकर समुद्र जाने वाले रास्ते पर ले जाता है। लो जलपरी, इस रास्ते से तुम बिना किसी की नजर में आए समुद्र में चली जाओगी और अपने परिवार से मिल पाओगी। शुक्रिया रामू, तुम एक दयालु और नेक इंसान हो, इसीलिए ये मोती मैं तुम्हें देती हूँ। ये कैसी मोती है जलपरी? मैं इसका क्या करूँगा? रामू, मैंने तुम्हारी एक एक बात सुनी थी कि तुम कितने परेशान हो। ये मोती तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करेगा। इसे हमेशा अपने पास रखना, इसे खुद से कभी दूर मत करना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर जलपरी समुद्र के रास्ते निकल पड़ती है। ये मोती तो जादुई मोती लगता है। तू भी ना रामू, कैसी बातें करता है। जादुई तो होगी ही, जलपरी ने जो दिया है। चलो अब मुझे लकड़ियां काटने जाना चाहिए। रामू अब लकड़ियां काटकर शाम में घर लौट जाता है। अगली सुबह मोती जेब से बार बार गिर जा रहा है। क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, इसे गले में पहन लेता हूँ। ऐसे में ये मोती हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब रामू उस मोती को गले में पहन लेता है और उसके हालात धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। भला हो उस जलपरी का जिसने मेरी मदद के लिए ये मोती दे दिया। अब तो मेरे हालात भी ठीक हो रहे हैं। अब मैं फिर से औजार का काम शुरू करूंगा। रामू एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सब कह ही रहा था, तभी एक शरारती बंदर उसकी मोती उतारकर खुद पहन लेता है। अरे ओ बंदर, ये क्या? मेरा मोती मुझे वापस करो। देखो, ये मस्ती करने का समय नहीं है। मुझे मेरा मोती वापस कर दो। दो मेरा मोती। नहीं नहीं, ये मोती मुझे पसंद आ गया है। अब ये मेरा हुआ, मैं इसे नहीं दूंगा। ये कितना सुंदर मोती है। अब बंदर मोती की शक्ति से हवा में उड़ने लगता है। अरे वाह वाह वाह, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये मोती आम मोती नहीं है, ये एक जादुई मोती है। अब तो मैं इस मोती की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ।
बंदर अब शक्तिशाली बंदर बन जाता है। रामू ये सब देखकर बंदर को रोकने की कोशिश करता है। देखो, रुक जाओ। तुम इन शक्तियों से कुछ गलत करने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें मोती लेकर कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरी मोती वापस कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। तुम्हें ये मोती चाहिए ना? अभी देता हूँ तुम्हें ये मोती। ये लो, ये लो, ये लो, लो मोती। बंदर अब रामू पर नारियल से वार करने लगता है और पेड़ पर छलांग लगाते हुए वो गांव चला जाता है। केले वाले, मुझे ये सारे केले दे दो। मुझे केले खाने हैं। हाँ, आज मैं ये सारे केले खा जाऊंगा। हाँ। तुझे केले चाहिए? चल भाग यहाँ से, भाग। आया बड़ा केले खाने वाला। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना करे? तुझे तो अभी सबक सिखाता हूँ। मन चला बंदर अब अपनी शक्तियों से केले वाले को हवा में उल्टा लटका देता है। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। ये सारे केले ले लो, पर मुझे छोड़ दो। क्यों? अब क्या हुआ? अब तुम्हारी हवा निकल गई? आ गई अकल ठिकाने? अब से मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। अब मन चला बंदर वहां से सारे केले खाकर चला जाता है। कुछ देर बाद रामू वहां जाता है। अरे ये क्या? ये सब किसने किया? इतनी बर्बादी किसने की? कोई मुझे कुछ बताएगा? हरिया, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? हरिया रोते हुए रामू को सारी बात बताता है। क्या? उस बंदर ने तो हद ही कर दी है। उसे रोकना होगा, वरना वो सब कुछ तबाह कर देगा। मन चला बंदर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके गांव वालों को रोजाना परेशान करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। बेटा रामू, तुझे पता है गांव में सब कितने परेशान हैं? एक बंदर है जिसे सबका जीना हराम कर रखा है। लोगों का कहना है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। हाँ माँ, मैं जानता हूँ उस बंदर के बारे में। मैं खुद उस बंदर को रोकना चाहता हूँ। अब रामू अपनी माँ को सारी बात बताता है। क्या उस बंदर ने तेरा मोती चुरा लिया है? ये तो बहुत चिंता की बात है। बंदर नासमझ होते हैं और अगर उनके हाथ में कोई जादुई चीज लग जाए तो वो बड़ी तबाही मचा सकते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं उससे पहले ही उस बंदर से मोती छीन लूंगा और उस मोती को ही नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर रामू अब बंदर को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर जंगल में मन चला बंदर खुद से बातें करता है। अब तो मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। अब मैं सबको अपना गुलाम बना सकता हूँ। सब मुझसे डरते हैं। क्यों ना मैं गांव का राजा बन जाऊं? बंदर अब सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था। एक काम करता हूँ, ढेर सारे केले लेकर उस बंदर के पास जाता हूँ। फिर उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे मोती ले लूंगा। गांव में इतनी तबाही सिर्फ और सिर्फ उस मोती की वजह से आई है। मैं उस मोती को ही नष्ट कर दूंगा। ना रहेगा मोती और ना कोई उसकी शक्तियों के पीछे पड़ेगा। रामू यहाँ सोचकर बंदर को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे मनचला बंदर कहीं नहीं मिलता। आखिर ये मन चला बंदर कहाँ चला गया है? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला। ना जाने अब कहाँ तबाही मचा रहा होगा ये बंदर। रामू अब उसी पुल से गुजरता है और पुल पर उसका पैर फिसलता है। तभी सारा केला नदी में गिर जाता है। अरे, केले तो पानी में गिर गए। काश जल परी तुम यहाँ होती तो अपनी शक्तियों से उस बंदर को रोक लेती। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। रामू की नम आंखों से अब एक आंसू नदी में जा गिरता है।
तभी नदी में एक रोशनी होती है। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? पानी में रोशनी क्यों हो रही है? पानी में अब जलपरी की परछाई दिखने लगती है। रामू, ये हूँ मैं एक जादुई जलपरी हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मुझे पता चल जाएगा और मैं तुमसे पानी के जरिए बात कर लूंगी। मुझे बताओ क्या परेशानी है। रामू जलपरी को सारी बात बताता है। चिंता मत करो रामू, उस बंदर को तुम आराम से रोक सकते हो। मैं जाते हुए एक कमल का फूल छोड़ जाऊंगी। तुम फूल उस बंदर को देना। बंदर जैसे ही फूल सूंघेगा वो बेहोश हो जाएगा। जलपरी, तुमने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी। तुम जानती नहीं कि मैं कितना परेशान था। रामू, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो इस नदी में अपने आंसू गिरा देना। मैं तुमसे बात करने आ जाऊंगी। अब मुझे जाना होगा। अलविदा रामू। जलपरी की परछाई अब गायब हो जाती है और एक कमल का फूल छोड़ जाती है। अब तो रात होने वाली है। मुझे इस कमल के फूल को लेकर घर जाना चाहिए। अब मैं कल सुबह ही बंदर के पास जाऊंगा। सुबह हो गई है। मैं आज जंगल में उस बंदर को ढूंढता हूँ। शायद वो वहीं उसी पेड़ पर हो। रामू यहाँ सोचकर अब जंगल चला जाता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अरे मन चले बंदर जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि आपसे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो बस आपके लिए ये कमल का फूल लेकर आया था। ये साल में एक बार ही निकलता है और जो इसकी सुगंध ले लेता है वो अमर हो जाता है। मुझे लगा कि ये कमल आपके लिए ही है। क्या ये बात है? तो लाओ, दो मुझे कमल का फूल। अब बंदर कमल का फूल जैसे ही सूंघता है वो बेहोश हो जाता है। हाँ, अब मैं जल्दी से मोती निकाल लेता हूँ और नष्ट कर देता हूँ। ऐसा मोती जो सब कुछ तबाह कर सकता है मुझे नहीं चाहिए। मैं जैसे पहले गुजारा करता था वैसे ही अब भी कर लूंगा। रामू अब मोती को अपने हथौड़े से नष्ट कर देता है और सब ठीक हो जाता है। रामू अब अपना जादुई मोती खो चुका था। माँ, मैं औजार बनाकर बेचने जा रहा हूँ। एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। हो सकता है आने में देर हो जाए। तुम अपना ख्याल रखना। ऊपर वाला तेरा हर काम बनाए। मेरा यकीन है तू निराश नहीं लौटेगा। रामू अब जब भी अपने हथौड़े से औजार बनाता है वो औजार एक बार में ही बन जाते हैं। साथ ही उसके हथौड़े से बने औजार बहुत मजबूत भी होते हैं। ये देखकर रामू समझ जाता है कि अब मोती की शक्ति हथौड़े में आ गई है। लगता है उस जादुई मोती की शक्ति मेरे हथौड़े में आ गई है। ऊपर वाला भी कब किस रूप में हमारी मदद करता है हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब रामू के औजार दूर दूर तक मशहूर हो जाते हैं और उसके हालात एकदम ठीक हो जाते हैं। शीतलपुर नामक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब मछुआरा अपने पिता श्यामलाल के साथ रहता था। गोपाल रोजाना नदी से मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पिताजी, आजकल धूप के कारण मछलियां पकड़ में नहीं आ रही है। काफी कोशिशों के बाद मुझे 3-4 मछलियां ही मिल पाती है। आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ सकूं। आप भी तो एक मछुआरे ही थे ना? हाँ बेटा, तेरे दादा यानी मेरे पिताजी को जब कम मछलियां मिलती थी तो वो अपनी दिशा को बदल लेते थे। इस तरह उन्हें ढेर सारी मछलियां मिलती थी। लेकिन तू किसी ऐसी दिशा में मत जाना जो खतरनाक हो। कभी कभी तेरे दादा ऐसी दिशा में चले जाते थे जहां उन्हें चुड़ैल मिल जाती थी। उनके उल्टे पैर देखकर तेरे दादा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते थे।
क्या? उल्टे पैर वाली चुड़ैल? ठीक है पिताजी, अब मैं संभल कर किसी नई जगह से मछली पकड़ूंगा। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ आज कितनी मछलियाँ पकड़ में आती है। इतना कहकर गोपाल नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। आज मैं दिशा बदल कर देखता हूँ, क्या पता उस दिशा में मछलियाँ पानी के ऊपर ही तैर रही हो। हाँ, ये दिशा ठीक लग रही है, लेकिन यहाँ तो काफी सन्नाटा है। अगर यहाँ उल्टे पैर वाली चुड़ैल आ गई तो? नहीं, आज के जमाने में ऐसा थोड़ी होता है। मैं यहाँ से जल्दी जल्दी मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। अब गोपाल दूसरी दिशा में जाल डालता है और मछली फंसने का इंतजार करने लगता है। हाँ, काफी समय हो गया, अब देखता हूँ कि मछलियाँ फंसी या नहीं। गोपाल जाल निकाल कर देखता है। अरे ये क्या, आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। अब मैं क्या करूँगा? घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। अगर आज मछली ना फंसी तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अब गोपाल पूरा दिन कोशिश करता है, पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं आती। थक हार के गोपाल घर लौट जाता है। आ गए बेटा, क्या हुआ? उदास क्यों है? बेटा तेरी आंखों से आंसू क्यों है? बोल बेटा, कुछ तो बोल। पिताजी, आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं खाने के लिए कुछ ला सकूं। तू चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। चल तू खाना खा ले और ऊपर वाले का नाम लेकर सो जा। खाना? पिताजी, हमारे घर में तो राशन खत्म हो गया था ना, तो ये खाना कहाँ से आया? अब बेटा, ऊपर वाले ने सबके खाने का जिम्मा खुद उठाया हुआ होता है। वो किसी को भूखा कैसे सोने देगा? ये खाना राजमहल के सिपाही देकर गए हैं। आज महाराज ने गांव में खाना बंटवाया है। अब दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गांव में मीरा नाम की एक लड़की आती है, जिसके हाथ में एक मटका होता है। अरे बेटा गोपाल, जरा उठ तो देख तो सही, जरा गांव में इतनी भीड़ क्यों लगी है? तू जाकर पता कर कि क्या हुआ है। ठीक है पिताजी, मैं अभी देख कर आता हूँ। गोपाल उस भीड़ में घुसकर देखता है। बेटी, तुम कौन हो और यहाँ हमारे गांव में क्या करने आई हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। मेरा नाम मीरा है और मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मेरे गांव में एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण सारे लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं। मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए मैं अकेले दर दर भटक रही हूँ। हाँ, यानी पिताजी जिस चुड़ैल की बात कर रहे हैं वो अभी भी होती है। अरे बेटी, तू रो मत, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा करो, तुम हमारे गांव में ही रहो। जब तक तुम्हारा दिल करे तब तक तुम यहाँ रहो, ठीक है ना बेटी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप सब गांव वाले बहुत अच्छे हैं। अब मीरा उसी गांव में रहने लगती है। एक दिन पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं इस मीरा को देखता हूँ, इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि यह कोई एक पहेली है। ये नदी किनारे कौन है? इसे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। सुनो, तुम कौन हो और नदी किनारे क्या कर रहे हो? तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम पड़ोसी गांव से आई हो। चिंता मत करो, मैं अजनबी नहीं हूँ, इसी गांव का हूँ। मेरा नाम गोपाल है और मैं श्यामलाल का बेटा हूँ। अच्छा, तुम श्यामलाल काका के बेटे हो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वैसे तुम यहाँ इतनी देर से क्या कर रहे हो? मैं सुबह से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आजकल मेरे हाथ एक भी मछली नहीं आती। कभी कभी तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है और कभी कभी ऊपर वाला हमारे खाने का इंतजाम कर देता है। तुम चिंता मत करो,
ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब मीरा और गोपाल में अच्छी दोस्ती हो जाती है। गोपाल की गरीबी देख मीरा उसकी मदद करने का सोचती है। अगली सुबह अरे मीरा, आज सुबह सुबह नदी किनारे कैसे आना हुआ? घर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पानी लेने आई थी और यहाँ ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। मैंने सोचा है आज से मैं पानी भरने सुबह सुबह ही आया करूँगी। इतना कहकर मीरा अपना मटका नदी में डालती है और पानी भर लेती है। उसके बाद नदी में हजारों मछलियाँ आ जाती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है। अरे आज तो इतनी सारी मछलियाँ ऊपर ही तैर रही है। हाँ, जल्दी जल्दी और जाल डाल देता हूँ। ऊपर वाले, तेरी महिमा अपरंपार है, तू जिसे चाहे जब चाहे छप्पर फाड़ कर देता है। अब गोपाल आराम से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेता है। हाँ, आज तो कितनी सारी मछलियाँ पकड़ में आई है। अब घर जाकर पिताजी को बताऊंगा तो वो बहुत खुश होंगे। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और गोपाल को रोजाना ढेर सारी मछलियाँ मिलती है। अब गोपाल को ये सब कुछ अजीब लगता है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है। जब मैं मछलियाँ पकड़ने आता हूँ तब नदी में एक भी मछली दिखाई नहीं देती, और जब मेरा पानी भरकर चली जाती है तो हजारों मछलियाँ ऊपर आ जाती है। लगता है मीरा की प्यारी सूरत देखने के लिए मछलियाँ ऊपर आती है। ऐसा कई दिनों तक होता है और अब गोपाल के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। अरे वाह, आज भी कितनी सारी मछलियाँ हाथ लगी है। हाँ, मीरा जिस दिन से मेरे जीवन में आई है, मेरा तो भाग्य ही बदल गया है। एक दिन गांव में सेठ धनराम की बुरी नजर मीरा पर पड़ती है। अरे ये मीरा तो दिन प्रतिदिन कितनी सुंदर होती जा रही है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो इसकी किस्मत बदल जाएगी और मुझे सुंदर सी पत्नी भी मिल जाएगी। अरे मीरा, ओ मीरा, सुनो, कहाँ चली जा रही हो? काका जी, मैं तो बस नदी किनारे पानी भरने जा रही थी। आप बताइए, मुझसे क्या काम है? अरे मुझे तुम काका वाका मत बोलो, मेरी ज्यादा उम्र नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत कुछ ही साल बड़ा हूँ। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अकेली लड़की कब तक अपना बोझ उठाएगी? अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, रानी। हाँ। छी काका जी, आप मुझ पर गंदी नजर रखेंगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, और हाँ, अगर दोबारा ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। मीरा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। नाजुक सी चिड़िया और नखरे तो देखो इसके। लगता है इसका चक्कर कहीं और चल रहा है। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सेठ अब मीरा पर नजर रखने लगता है और कुछ दिन नजर रखने के बाद उसे मीरा के मटके पर शक हो जाता है। ये मीरा हमेशा अपने हाथ में मटका क्यों रखती है? अब मैं इस मटके को आड़ बनाकर इस घमंडी मीरा को गांव से निकलवा दूंगा। सेठ धनराम अब गांव में अफवाह फैलाता है कि मीरा का मटका श्रापित है, जिसकी वजह से गांव पर संकट आ सकता है। सुरेखा काकी नमस्ते, कैसी है आप? मुझे छोड़, तू ये बता कि इस मटके को साथ साथ लेकर क्यों घूमती रहती है? क्या है इस मटके में? मैंने सुना है कि तेरा मटका एक श्रापित मटका है और इसी की वजह से चंदन की बेटी की जान चली गई है। क्या ये सच है? काकी, ये मटका श्रापित नहीं है और चंदन के बेटे की जान मेरे मटके की वजह से नहीं, बल्कि नदी में पैर फिसलने से हुई है। अच्छा, अगर ऐसा है तो बता कि इस मटके में क्या है और तू इसे हर समय अपने साथ लेकर क्यों टहलती है?
इसमें क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये मटका श्रापित नहीं है। ये सब आप लोगों की गलतफहमी है। मुझे पता है ये सब से धनराम कर रहा है। वो आप सबको मेरे खिलाफ करना चाहता है ताकि मैं हार मानकर उससे शादी कर लूं। इसका मतलब तेरे मन में चोर है, तभी तू कुछ नहीं बता रही है। धनराम कितना भला इंसान है, उस पर छोटा लालचन लगाते तुझे शर्म नहीं आ रही है? अरे हरिया, सेठ धनराम, जगत, सब यहाँ आओ और इसे इस गांव से बाहर निकालो। ना जाने ये कौन है और कहां से आई है। ये हमारे गांव के लिए एक संकट है, संकट। हाँ, इस लड़की को गांव से बाहर निकाल दो। ये यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर दया करो। अब गांव वाले मीरा को भला बुरा कहते हैं और उसे पत्थर मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आई थी बड़ी सच की देवी बनने। चलो सब अपने अपने घर जाओ। मनहूस का साया हमारे गांव से अब चला गया है। अब कई दिन गुजर जाते हैं और मीना नदी किनारे नहीं जाती है। मीरा इतने दिनों से नदी किनारे नहीं आई और उसके नहाने से मछलियां भी पानी के ऊपर नहीं आती। हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए। कहीं मीरा की तबीयत खराब तो नहीं हो गई। अब गोपाल मीरा को गांव में ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। अरे सुलेखा काकी, आपने मीरा को कहीं देखा है क्या? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल ही नहीं रही। क्या तुझे कुछ नहीं पता? वो एक डायन थी, डायन। उसके मटके में ना जाने क्या था जो वो किसी को नहीं बताती थी। सबका कहना था कि वो श्रापित मटका है, इसीलिए सब गांव वालों ने मिलकर उसे गांव से निकाल फेंका। अब सारी बात सुरेखा गोपाल को बताती है। क्या आप सबने उसे गांव से निकाल दिया? ये आप सबने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। न जाने वो बेचारी कहाँ भटक रही होगी। किसी बेसहारा पर इतना अत्याचार करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। मैं मीरा को फिर से ढूंढकर वापस लाऊंगा। अरे मैं भी देखती हूँ तू उस डायन को गांव में कैसे वापस लाता है। आया बड़ा, मैं उसे वापस लाऊंगा। मीरा का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसे ढूंढते हुए 2 दिन हो गए हैं। न जाने वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। अब दिन इसी तरह से गुजरते हैं और अब गोपाल के हालात फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। मेरे हालात तो फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। हाँ, कितना बदनसीब हूँ मैं। मीरा मेरे जीवन में मेरा सौभाग्य बनकर आई थी और उसके जाते ही जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी मीरा को कहाँ ढूंढूं? न जाने वो कहाँ भटकती होगी। अभी गोपाल ये कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी किनारे पड़े मीरा के मटके पर पड़ती है। अरे, ये तो मीरा का मटका है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? गोपाल उस मटके को उठा लेता है और अंदर झांक के देखता है तो मटका बिल्कुल खाली रहता है। अगर मटका यहाँ है तो मीरा भी यहीं होगी। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पी लेता हूँ। गोपाल अब मटके को नदी में डालकर पानी भरता है। तभी नदी में हजारों मछलियाँ आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो पहले की तरह फिर से ढेर सारी मछलियाँ आ गई। ये सब देखकर गोपाल हैरान हो जाता है। लगता है ये मटका जादुई मटका है, लेकिन एक आम इंसान के पास जादुई मटका कहाँ से आएगा? लोग तो इसे श्रापित मटका कहते थे, और ये तो मेरी मदद कर रहा है। मुझे इसका सही जवाब मीरा ही दे सकती है। अब गोपाल मटके में मीरा का नाम पुकारता है। मीरा, मीरा, मीरा कहाँ हो तुम? मीरा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम ठीक तो हो ना? जहाँ लोग मेरा अपमान करते हैं वो जगह मेरे लिए बंद हो जाती है। फिर मैं वहाँ दोबारा नहीं जा सकती। तुम्हारे गांव के लोगों में बिल्कुल भी दया नहीं है। उन्होंने मुझे पत्थरों से मारा, मेरा तिरस्कार किया, मुझे गांव से निकाल दिया।
मैं उन सबकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, आखिर तुम हो कौन और ये जादुई मटका किसका है जिसे तुम हर समय अपने साथ लेकर चलती हो, और आज तुमने इस मटके को छोड़ कैसे दिया? मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ जिसे श्राप मिला है। श्राप की वजह से मेरी सारी शक्तियाँ इस मटके में समा गई है और मैं एक आम लड़की बन गई हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, इसलिए आज मैंने ये मटका यहाँ रख दिया ताकि तुम्हें ढेर सारी मछलियाँ मिल सके। क्या क्या तुम सच कह रही हो? हमारी दुनिया में भी परियां होती है? अगर ये सब सच है तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तुमने मेरी हर कदम पर मदद की है, अब मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है। तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये श्राप खत्म करने के लिए इस मटके में जादुई गुलाब का फूल डालना होगा, जो यहाँ से दूर पहाड़ियों पर मिलेगा। वो गुलाब आम इंसान को नहीं दिखेगा, वो बस उसे ही दिखेगा जिसने हमेशा ईमानदारी से काम किया हो। मैंने बचपन से ही हर काम पूरी ईमानदारी से किया है। मैं वो गुलाब ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे मिल जाएगा। पिताजी कहते हैं कि एक बार कोशिश करके जरूर देखना चाहिए। गोपाल अब गुलाब का फूल लेने निकल पड़ता है। अब मुसीबतों का सामना करते हुए गोपाल पहाड़ों तक पहुंचता है। इस पहाड़ पर तो कोई भी गुलाब नहीं है। अब मैं गुलाब का फूल कहाँ ढूंढूं? लगता है पूरा पहाड़ ही मुझे देखना पड़ेगा। हो सकता है मुझे गुलाब का फूल यहीं कहीं मिल जाए। चारों तरफ देखने के बाद भी गोपाल को कोई गुलाब का फूल नहीं दिखता। लगता है ये वो पहाड़ है ही नहीं, तभी यहाँ पर एक भी गुलाब का पेड़ नहीं है। मुझे वापस जाना होगा, लेकिन मैं वापस जाकर मीरा से क्या कहूँगा कि मैं गुलाब नहीं ला पाया। चलते चलते गोपाल का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। अब यही देखना बाकी था। गुलाब तो मिला नहीं, अलग से चोट और लग गई। अरे ये क्या? इसके नीचे तो लाल रंग का कुछ है। पत्थर हटाकर देखता हूँ। अरे ये तो एक गुलाब है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर आज गुलाब ना मिलता तो मैं क्या करता। अब गोपाल गुलाब उठाता है और वापस लौटता है। दर्द की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। अभी गोपाल पेड़ के नीचे ही बैठा था कि तभी वहाँ एक भयानक राक्षस आ जाता है। तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में ये जादुई गुलाब कहाँ से आया? इस गुलाब को तो मैं सदियों से ढूंढ रहा हूँ। ये मेरा गुलाब है, सिर्फ मेरा। हा 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 हा। राक्षस यह कहकर गोपाल पर अपनी शक्तियों से वार करने लगता है। तभी गोपाल पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे बाप रे, ये कितना भयानक राक्षस है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? मुझे जाने दो, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। सदियों से मैंने इस गुलाब को पाने के लिए तपस्या की, और इसे कोई और ले जाए ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये जादुई गुलाब मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझे ये गुलाब दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, ये गुलाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये किसी की अमानत है। अगर उसे ये गुलाब नहीं मिला तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा, इसलिए मुझे जाने दो। अब राक्षस को और गुस्सा आता है और वो लगातार वार करने लगता है। वार से बचकर गोपाल भागकर दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे कुछ करना होगा। हे जादुई गुलाब, तुम अपनी शक्तियों से इस राक्षस को मार दो। अब जादुई गुलाब से निकली शक्तियाँ राक्षस पर वार करती है और राक्षस मर जाता है। हाँ, शुक्र है इससे पीछा छूटा। अब मुझे जल्द से जल्द मीरा के पास जाना होगा। अब गोपाल मीरा के पास जाता है। देखो मीरा, मैं गुलाब ले आया हूँ। अब तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिल जाएगी। अरे वाह, तुमने तो कर दिखाया। लेकिन गोपाल, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? कितना खून निकल रहा है। अरे पहाड़ी का रास्ता इतना आसान नहीं था।
पहले मुझे चोट लगी, फिर मुझे एक राक्षस मिल गया। गोपाल अब मीरा को सारी बात बताता है। तुमने मेरे लिए इतनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन क्यों? तुम वापस भी तो आ सकते थे ना। अरे मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये तो फिर भी थोड़ी सी मुसीबतें थी। अब मैं इस गुलाब को मटके में डाल देता हूँ। मटके में गुलाब डालते ही मटके की सारी शक्तियाँ अब मीरा के अंदर चली जाती है और मीरा एक परी बन जाती है। गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे वापस परी बनने में इतनी मदद की। मैं तुम्हारा एहसान तो नहीं चुका सकती, पर ये मटका तुम रख लो। इसमें मेरी शक्तियाँ नहीं है, पर ये अभी भी जादुई मटका ही है। इसे जब भी नदी में डाला जाएगा, हजारों मछलियाँ तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन याद रहे, ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ मीरा, मुझे ये मटका नहीं, कुछ और चाहिए। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। हम दोनों का एक साथ रहना तो मुश्किल नहीं, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि जब भी मैं तुम्हें याद करूँगा तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। ठीक है गोपाल, मैं तुमसे मिलने आया करूंगी, पर इस मटके को तुम ही रखो। ये तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। अब मुझे जाना होगा, परिस्तान मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर मीरा परी परिस्तान चली जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और अब गोपाल को नदी में ढेर सारी मछलियाँ मिलने लगती है। मीरा, आज तुम्हारी वजह से मेरा जीवन फिर से सुखी हो गया। तुम मेरे जीवन में आई सबसे अच्छी साथी हो। अब मुझे घर जाना चाहिए। पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। गोपाल अब शाम को घर लौट जाता है। अरे बेटा, तू इतनी देर से घर क्यों आने लगा है? और तू इतना उदास क्यों रहने लगा है? अब तो हमारे हालात भी ठीक हो गए हैं। अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। हमें हर हाल में ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। जी पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब ऊपर वाले की कृपा से ही हूँ। गोपाल अब एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगा था और जब भी गोपाल को मीरा परी की याद आती थी, मीरा परी उससे मिलने आ जाती थी। दोस्तों, ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।